पत्नी के कहने पर उन्होंने अपने बेटों को फंड के पैसे दे दिए थे, लेकिन फिर भी बेटे उनसे खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपने माँ और बाप से और ज़्यादा की उम्मीद थी। इसलिए उन्होंने कई बार अपने माँ बाप से कहा कि जिस घर में आप रहते हैं वह घर बहुत ही बड़ा है, आपको इतने बड़े घर की क्या ज़रूरत है। यह बात जब राघव जी को पता चलती है तो वह अपने दोनों बेटों पर बहुत गुस्सा होते हैं और अपना घर देने से मना करते हैं। वहीं दूसरी ओर अपने घर को वृद्ध आश्रम में बदल देते हैं और उस वृद्ध आश्रम में रहने लगते हैं। राघव जी आज अपनी ही उम्र के लोगों के साथ अपना जीवन काट रहे हैं। वृद्धाश्रम में रह कर के इधर उनको अपनी पत्नी की बहुत याद आती है और कमरे में बैठे बैठे सोचते हैं, जब तक पत्नी का साथ था, जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं थी। उनकी पत्नी भावना जी उनका हमेशा साथ देती थी। अगर कभी राघव जी सुख दुख में घबरा भी जाते थे तो भावना जी उनको तसल्ली देती थी। राघव जी की पत्नी भावना बहुत ही हिम्मत वाली महिला थी। उन्होंने अपने जीवन में जब भी परेशानियों का सामना किया तो उनकी पत्नी ने उनका पूरा साथ दिया। उनका जीवन बहुत ही खुशहाल था। घर में 2 बेटे थे। राघव जी मुंबई के ही एक कॉलेज में गणित सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे। उनका अपने कॉलेज में बहुत नाम था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत की ताकि पैसे को कमाएं और बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ जाएं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर नौकरी करें, उनकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कमी ना रहे। यही सोचकर उन्होंने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई। जैसा राघव जी ने सोचा था, उनके बच्चे पढ़ने में भी बहुत होशियार थे। दोनों को ही बहुत अच्छी अच्छी जगह नौकरी मिल गई। एक इंजीनियर बन गया और एक बेटा डॉक्टर बन गया। बड़ा बेटा कहता है मुझे फ्लैट खरीदना है, 25 लाख का है, मेरे पास इतने रुपए नहीं है, तो आप ऐसा करो अपना फंड निकाल करके मुझे दे दो। आपकी रिटायरमेंट में तो अभी 6 साल हैं, तो क्या तब तक मैं किराए से ही रहूँगा? इधर किराया भी बहुत ज़्यादा लगता है। मैं 6 साल में बहुत सारे पैसे किराए में दे दूँगा। इसीलिए मैंने और उमा ने दिल्ली में फ्लैट बुक कर दिया है। 10 लाख के लगभग मैंने इकट्ठा कर लिए हैं। 15 लाख कम पड़ रहे हैं। इसलिए आप अपना फंड निकालकर मेरे हिस्से का फंड मुझे दे दीजिए। राघव जी सोचते हैं कि अभी तो मेरी नौकरी में 6 साल बचे हुए हैं। मैं अपने बेटे को अभी से सारा फंड दे दूंगा, तो बाद में फिर क्या दूंगा, और बाद में पता नहीं कितनी बड़ी ज़िंदगी है, कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और मैंने भी अभी 2 साल पहले ही मुंबई वाला घर बनवाया है। इसमें भी बहुत सारे पैसे लगे हैं। उसकी भी उधारी बाकी है, उसकी भी किस्त भर रहा हूँ। बेटे को तो सब पता था, फिर भी उसने दिल्ली में फ्लैट खरीद लिया। एक बार मुझसे पूछा भी नहीं, यह भी नहीं पूछा कि मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करूँगा। बस सीधा सीधा बता दिया कि 15 लाख का इंतजाम करके अपना फंड निकाल कर मुझे दे दो। और वह बड़बड़ाते हैं। तभी उनकी पत्नी भावना जी आती हैं और कहती हैं, आप तो फालतू में ही परेशान हो रहे हो। अरे ठीक है, अब बेटे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, अपना घर खरीद रहे हैं, कल को बाल बच्चे भी होंगे और हम इतने पैसों का क्या करेंगे। आज नहीं तो कल तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद फंड के पैसे तो हम बच्चों को ही दे देंगे ना,
तो फिर जब बच्चों को ज़रूरत है तभी हम क्यों ना दे दें। फिर भी भावना, बेटे को एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी। फंड तो मेरा है, निकालना तो मुझे है। उसने तो सिर्फ मुझे ऑर्डर दे दिया कि पापा मुझे पैसे निकाल कर दे दो। दरअसल राघव जी बहुत ही सीधा बोलने वाले व्यक्ति थे और वह जिंदगी की हकीकत से बहुत अच्छी तरह से रूबरू थे। उन्होंने अपने आसपास के माहौल में बूढ़े माता पिता के साथ बच्चे किस तरह का व्यवहार करते हैं बहुत अच्छे से देखा है। हफ्ते भर बाद बड़े बेटे का फिर से फ़ोन आता है, पिताजी आप जल्दी से दिल्ली आ जाइए, इधर ही हम बैंक से पैसे निकालेंगे। एक हफ्ते बाद मेरे घर की रजिस्ट्री है। भावना जी के समझाने पर राघव जी अपने बेटे के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही दिल्ली स्टेशन पर पहुंचते हैं उनका बेटा उन्हें लेने के लिए आ जाता है। पीछे पीछे भावना जी अपना बैग लिए चली आ रही हैं और आगे आगे राघव जी 2 बैग को लिए चले आ रहे हैं। उनका बेटा देख भी लेता है कि पिताजी 2 बैग लिए हैं, फिर भी वह अपने पिताजी के हाथ से एक भी बैग नहीं लिया। उसको यह भी नहीं लगता है कि मेरे पापा की उम्र हो गई है, पापा बूढ़े हो गए हैं तो थोड़ी मदद कर दें। लेकिन नहीं बेटा सीधा कार में आकर बैठ जाता है। बैग को डिग्गी में रख करके वह अपने बेटे की कार में आकर के बैठ जाते हैं। बेटा अपने माता पिता से रास्ते में कोई बात नहीं करता है, बस सीधा एक ही सवाल करता है कि आप बैंक के सारे कागज़ तो लाए हैं ना पैसे निकालने के लिए। राघव जी को अपने बेटे का इस तरह का रूखा व्यवहार पसंद नहीं आता है, बहुत ही स्वार्थी व्यवहार लगता है उनको। बेटे ने एक बार भी नहीं पूछा कि पिताजी सफ़र कैसा रहा, रास्ते में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई। लेकिन नहीं, उसे तो बस पैसे ही दिख रहे हैं। जैसे तैसे घर पहुंचते हैं तो घर पर बहू अपने नए घर को लेने की खुशी में अपनी सहेलियों को पार्टी देने के लिए गई थी। बेटा माता पिता को पानी देता है और फिर कहता है, मैंने आप दोनों के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है, अभी आता ही होगा, आप बैठें। 1 घंटे बाद बाहर का खाना आता है। भावना जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उनका बाहर का खाना खाने का मन नहीं था। एक तो वह रास्ते से आई थी तो उनका बाहर का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उन्हें तो लग रहा था कि बस दलिया मिल जाए, लेकिन घर में बहू नहीं थी, किससे कहे, इसलिए वह खुद ही रसोई में जाकर बड़ी मुश्किल से सामान ढूंढकर दलिया बना लेती हैं। थोड़ी देर बाद घर में बहू भी आ जाती है। 5 मिनट बात करने के बाद वह अपने कमरे में चली जाती है, यह कह करके कि वह बहुत थक गई है, अब जाकर के आराम करेगी और कल उसका ऑफिस भी है। बहू और बेटे दोनों ही नौकरी करते हैं। राघव जी और भावना जी रास्ते से थके हुए होते हैं, इसलिए रात को उनको नींद बहुत जल्दी आ जाती है, वह सो जाते हैं। सुबह जब उनकी नींद खुली है तो वह देखते हैं बेटा बहू ऑफिस जाने के लिए तैयार हैं। दोनों ही डाइनिंग टेबल पर दूध ब्रेड का नाश्ता कर रहे हैं। पिता जी को देख कर कहता है, ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं उसको रास्ते में ही ड्रॉप करता जाऊंगा। हम लोग खाना ऑफिस में ही खाते हैं, दोपहर का खाना भी माँ से बोल देना वही बना लेंगी। राघव जी थोड़ा सा गर्म मिजाज के हैं, इसलिए वह अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे इधर सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आया हूँ, तो तुम लोगों ने 2 दिन की छुट्टी भी नहीं ली हमारे लिए। अरे कम से कम 2 दिन तो हमारे साथ रुक लेते। और तुम्हारी माँ को तो अभी
तुम्हारी रसोई का कुछ पता भी नहीं है कि कहाँ क्या रखा है, कैसे बनाएंगी वह रसोई का खाना। लेकिन भावना जी अपने पति को गुस्से में देख कर के बीच में ही टोक देती हैं। बेटा बहू दोनों ही ऑफिस चले जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उनके 8 दिन दिल्ली में रहते हैं और वह सोच लेते हैं कि उनका तो अपना ही घर अच्छा है। अपनी पत्नी के साथ पूरी ज़िंदगी अपने घर में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उन्हें अपने बेटे बहू के पास नहीं रहना। जैसे ही बेटे के घर की रजिस्ट्री होती है, राघव जी भावना जी वापस अपने घर आ जाते हैं। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं अपने बेटे बहू का व्यवहार अच्छा नहीं लगा है। जब दोनों ट्रेन में बैठते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए कितना समय दिया, उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे उनकी स्कूल की एक मीटिंग भी होती है तो स्कूल से भागकर उनके स्कूल की पीटीएम अटेंड करने के लिए आते थे। बच्चे जहाँ बोलते थे उनको उधर घुमाने ले जाते थे। जिस चीज़ को खाने को बोलते थे वह खाने के लिए मांगते थे। लेकिन आज जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो अपने माता पिता से यह भी नहीं पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या खाना है। अरे पूछना तो दूर की बात है, साधारण दाल रोटी भी नहीं खिला पाते अपने माता पिता को। और कहाँ माता पिता अपने बच्चों को 56 भोग तैयार करके देते हैं। शाम को वह अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन रात को ही उनके छोटे बेटे का भी फ़ोन आ जाता है। उसको भी लगने लगता है कि पिताजी ने अपने फंड का पैसा तो बड़े भाई को दे दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जो पैसा बचा है उसमें बड़ा भाई फिर से हिस्सा मांगने लगे। इसीलिए वह भी अपने माता पिता पर जोर डालकर कहता है कि मुझे भी अपने हिस्से के पैसे चाहिए। जितने आपने बड़े भाई को दिए हैं उतने ही मुझे भी चाहिए। राघव जी अपने बेटे से कहते हैं, अभी यह समय नहीं है बात करने का, बहुत थक गया हूँ, मैं तुमसे सुबह उठ कर के बात करूँगा। और वह फ़ोन को काट देते हैं। लेकिन सुबह 6 बजे ही छोटे बेटे का फिर से फ़ोन बज जाता है। राघव जी की आंखें अपने बेटे के फ़ोन से ही खुली हैं। तब तक भावना जी अपने पति के लिए गर्म चाय और नाश्ता बनाकर ले आई हैं। राघव जी फ़ोन को उठाते हैं और अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा तुम्हें अभी पैसों की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और तुम्हारे खर्च तो तुम्हारी नौकरी से निकल ही रहे हैं। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हम तुम्हें भी घर खरीदने में सहायता कर देंगे। लेकिन वह तो अपने पिता जी की किसी भी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके मन में तो एक ही बात थी, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि पिता जी का मन बदल जाए। और उसे अपने पिता पर भरोसा नहीं हो रहा था। राघव जी अपने बेटे के मन की शंका को अच्छी तरह से जान गए थे कि वह क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। उनको बड़ा ही दुख हो रहा था कि उनके बेटों को उन पर ही भरोसा नहीं रहा। बेटों के लिए कितना कुछ किया, लेकिन आज जब बड़े बेटे हो गए तो भरोसा ही नहीं करते हैं अपने पिता पर। राघव जी फिर से अपने बेटे पर बड़बड़ाने लगते हैं। फिर भी भावना जी अपने पति को समझाती हैं, ठीक है, अब जब बड़े बेटे को पैसे दे दिए हैं तो छोटे बेटे को देने में तुम्हें क्या समस्या हो रही है, वह तो मांगेंगे ही। और चलो देने, जब एक को दे दिए तो दूसरे को भी हम दे ही देते हैं। बहुत मुश्किल से राघव जी अपने फंड के पैसे छोटे बेटे को देने के लिए राजी होते हैं। जब भावना जी उनको बहुत समझाती हैं
तब वह अपने बेटे को पैसे देते हैं। कुछ समय बाद छोटे बेटे की भी शादी हो जाती है। 1 साल बाद दिवाली पर दोनों बेटे बहू घर पर आते हैं और जब वह देखते हैं कि इतने बड़े घर में तो मम्मी और पापा अकेले रहते हैं तो दोनों बेटे अपनी माँ से बात करते हैं। वह अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, आप और पापा दोनों बूढ़े हो गए हो और आप इतने बड़े घर में रहते हो। इतने बड़े घर की आपको ज़रूरत नहीं है और इधर कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। ऐसा करिए, आप दोनों लोग किसी अच्छे से सोसाइटी में एक फ्लैट खरीद लीजिए। उधर आपके लिए सिक्योरिटी भी रहेगी और आपके लिए और घर की सेफ्टी रहेगी। इतने बड़े घर की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसको बेच दीजिए। अब हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, स्कूल भी जाने लगे हैं, बहुत सारे खर्च बढ़ जाएंगे तो हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। हम दोनों को बड़ी कार खरीदनी है। इस घर को बेच देंगे तो कार खरीदने में हमारी मदद हो जाएगी। जबकि दोनों ही बेटे बहू अच्छी नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उनका माँ बाप की संपत्ति से मन ही नहीं भरता था। और यह बात कहते हुए बेटों को जरा सी भी शर्म नहीं आई। अपने माता पिता को उनका ही घर बेचने के लिए कह रहे हैं। भावना जी उस समय तो अपने बेटों से कुछ नहीं कहती हैं, क्योंकि अगर वह अपने पति से या अपने बेटों से कुछ कहती हैं तो घर में कलह ही हो जाता। राघव जी बहुत गुस्सा करते हैं, इसलिए वह इंतज़ार करती हैं कि दोनों बेटे बहू चले जाएंगे तब बताऊंगी तो फ़ोन पर इतना गुस्सा नहीं कर पाएंगे। दोनों बेटे चले जाते हैं, तभी राघव जी आते हैं और भावना जी के हाथ में 2 टिकट देते हुए कहते हैं, यह देखो, हम दोनों के तीर्थ यात्रा के टिकट करवा लिए हैं। हम दोनों 4 धाम की यात्रा पर चलेंगे। अब हमारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं, बड़े हो गए हैं, अच्छी तरह से सेटल भी हैं। हम भी अब अपनी जिम्मेदारियों से धीरे धीरे फ्री हो रहे हैं, तो चलो अब थोड़ी सी भगवान की भक्ति कर ली जाए, थोड़ा सा यात्रा कर ली जाए। और टिकट कल सुबह के ही हैं, तो जल्दी से तैयारी करना शुरू कर दो। भावना जी जाने की हड़बड़ी में अपने पति को अपने बेटे की बात बताना ही भूल जाती हैं। तभी अपने पति को अपने बेटों की बात बताती हैं कि हमारे बेटे हमारा घर बेचने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दोनों को इतने ही बड़े घर की ज़रूरत नहीं है, हम छोटे से घर में जा कर के रह लेंगे, इसको बेच करके उनको पैसा दे दें। बेटों की बातें सुन करके राघव जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वह कहते हैं, तुमने मुझे तभी क्यों नहीं बताया? मैं दोनों बेटों को अच्छे से समझा देता कि वह घर मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। जब तक मैं हूँ इस घर में रहूँगा, अपनी पत्नी के साथ पूरी ज़िंदगी इस घर में जीऊँगा। मेरे फंड का पैसा मेरे नौकरी से पहले ही ले लिया, अब मेरा घर भी बेचना चाहते हैं? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगा। जैसे ही हम वापस आएंगे, बेटों को हम अच्छी तरह से समझा देंगे। लेकिन भावना जी अपने पति को समझा करके शांत करा देती हैं, लेकिन 4 धाम यात्रा में भावना जी के साथ एक दुर्घटना हो जाती है। बद्रीनाथ धाम में एक बहुत बड़ी आपदा आ जाती है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। बहुत सारे लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वहीं राघव जी और भावना जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। दोनों लोग एक दूसरे से बिछड़ गए, लेकिन जब राघव जी को भावना जी मिली तो जीवित नहीं मिली। वह उनको छोड़ करके बहुत दूर जा चुकी थी। राघव जी के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। सोचा पूरी जिंदगी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहूँगा,
लेकिन आज भगवान ने मुझे क्या दिन दिखा दिया। मेरी पत्नी को ही मुझसे छीन लिया। जब वह घर अपनी पत्नी को लेकर आते हैं तब तक उनके बेटे बहू भी घर पर आ जाते हैं। भावना जी का सारा क्रियाकर्म किया जाता है। राघव जी के तो आँखों के आंसू ही सूख गए हों। इतना सूनापन उन्होंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया जितना उन्होंने अपनी पत्नी के जाने के बाद किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। 13 दिन बाद सारे क्रियाकर्म होने के बाद दोनों बेटे अपने पिताजी से वही बात करते हैं जो उन्होंने अपनी माँ से कही थी कि अब तो आप अकेले रह गए हैं, इतने बड़े घर की आपको ज़रूरत नहीं है और अब आपका महीने भर बाद ही रिटायरमेंट है। आप चाहें तो हमारे साथ आकर रह सकते हैं। लेकिन एक भी बहू अपने बूढ़े ससुर को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होती है। तो दोनों बेटे भी बहू की बात मानकर कहते हैं कि आप वृद्ध आश्रम में ही रहो, आपकी जो पेंशन आएगी उससे वृद्ध आश्रम का खर्चा चलता रहेगा। हम साल में एक बार आकर आपसे मिलते रहेंगे और इस घर को बेच दीजिए। राघव जी सोचते हैं कि अपने बड़े बेटे के घर रह करके देख आए और अनुभव कह रहा था बुढ़ापा बेटा बहू के पास काटना बहुत मुश्किल होता है। अगर समझदार बहू बेटे हों तब तो ज़िंदगी कट भी जाती है और अब तो मैं अकेला रह गया हूँ। मुझे समझने वाली, मुझे संभालने वाली भी चली गई और बेटे तो सिर्फ इस घर को बेचने के लिए ही अपने पास ले जाने के लिए कह रहे हैं। जैसे ही घर बिक जाएगा वैसे ही बेटे भी बदल जाएंगे और बेटों के पास ना ही समय है और ना ही कोई खाना बनाने वाला। अपने हाथ से बनाकर खाना पड़ेगा। भावना जी थी तो वह बनाकर भी दे देती थी, पर मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता है। वह अपने बेटों की बातों को सुन करके गुस्सा नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं कहते, चुपचाप से घर से निकल जाते हैं। और जब वह शाम को वापस आते हैं तो वह कहते हैं मैंने एक निर्णय लिया है कि मैं किसी के भी घर पर नहीं रहूँगा और ना ही मैं किसी के साथ जाऊंगा, ना ही मैं अपना यह घर बेचूंगा। इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं मानता हूँ मुझे अब इतने बड़े घर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस घर को नहीं बेचूंगा। घर के 3 कमरे किराए पर दे रहा हूँ और 2 कमरों में मैं खुद रहूँगा। खाना बनाने के लिए एक नौकर रख लूँगा। बड़ा बेटा गुस्सा होकर कहता है जब आपको इधर अकेले ही रहना है तो इससे अच्छा तो आप वृद्ध आश्रम चले जाइए, पर इस घर को बेच दीजिए। इस घर को बेच करके हम दोनों भाइयों को पैसे दे दीजिए। तुम्हें इतने बड़े घर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे खर्च हैं, हमें पैसे चाहिए। दोनों बेटे भड़क जाते हैं कि माँ के जाने के बाद तो बुढ़ा सठिया गया है। राघव जी को समझ में आ जाता है कि बेटे ऐसे नहीं मानने वाले हैं। तब तक उनका वकील भी आ जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने वकील को पहले ही वसीयत बनाने के लिए कह दिया था। राघव जी वकील से वसीयत ले करके अपने दोनों बेटों को पढ़ने के लिए दे देते हैं। जैसे ही दोनों बेटे उस वसीयत को पढ़ते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और अपने पिता पर चिल्लाकर कहते हैं कि यह आपने क्या किया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपने इस पूरे घर को वृद्ध आश्रम बना दिया और आपके जाने के बाद यह पूरा घर ट्रस्ट के नाम कर दिया। लेकिन अब बेटे और बहू के हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि उनके पिता ने पहले ही वसीयत बनवा दी थी। जो वसीयत बन गई वह बदली नहीं जा सकती थी। यह बेटे बहू भी जानते थे, इसलिए बहुत चिल्ला रहे थे। दोनों बेटे अपने
पिता को मारने के लिए दौड़ते हैं। इतने में पुलिस भी वहाँ आ जाती है, क्योंकि राघव जी को पता था कि बेटे ऐसा कुछ कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही फ़ोन कर दिया था। पुलिस को देखकर दोनों बेटे थर थर काँपने लगते हैं। पुलिस ने कहा, अगर तुम दोनों अभी यहाँ से नहीं गए तो तुम लोगों को जेल में डालने में देरी नहीं लगेगी। यह सुनकर दोनों बेटे और बहुएं सबके सब वहाँ से चले गए। अब राघव जी अपने उस घर के 2 कमरों में जीवन बिता रहे थे। जब वह मर गए तब उनका क्रियाकर्म ट्रस्ट के लोगों ने किया, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों बेटों को मना किया था और उस घर को वृद्धाश्रम में बदल दिया गया, जिसमें उनके जैसे कई वृद्ध लोग भी आकर के रहने लगते हैं, जिसको छत की आवश्यकता थी और बेटे बहुओं के सताए हुए थे। तो दोस्तों, राघव जी ने अपने बेटे बहुओं के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।